नमस्कार साथियों, मैं आपके कक्षा 6 से और 10 तक के संस्कृत विषय का संधि टॉपिक जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, उसके विषय में विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने के लिए आपके नए चैनल स्टूडेंट लाइफ पर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और संधि के विषय में विशिष्ट ज्ञान की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसा कि संधि शब्द है। संधि शब्द हमारा सम उपसर्ग से धा धातु और की प्रत्यय के योग से, यानी सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय के योग होने पर संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी कि संधि शब्द हमारा सम उपसर्ग है, इसमें धा धातु है और की प्रत्यय के योग से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक यानी सम उपसर्ग है आपका, धा धातु है और की प्रत्यय के योग से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। संधि का अर्थ होता है मेल करना, मिलाप करना, योग करना। यानी कि संधि वह शब्द होता है जिससे कि हम किसी दो शब्दों को, किसी दो विशेष वर्णों को मिलने पर एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे हम संधि शब्द कहते हैं। संधि की संस्कृत के महान जो पाणिनि थे, संस्कृत के विद्वान, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि वर्ण संधानाम संधि, यानी कि वर्ण यानी वर्णों के संधानाम बोलते हैं योग को, यानी वर्णों के मेल अथवा योग को, यानी दो या दो से अधिक जो भी वर्णों के मेल को, संधानाम मेल या योग को हम संधि कहते हैं। संधि शब्द की दूसरी परिभाषा और दी है, परहे सन्निकर्ष संहिता, अर्थात परहे यानी परस्पर, सन्निकर्ष यानी निकटता को, संहिता का अर्थ होता है संधि, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को, यानी कि वर्ण की बिल्कुल अत्यधिक निकटता को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को हम हिंदी में स्वर संधि कहते हैं, हल संधि को हम हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं और विसर्ग संधि को हम विसर्ग संधि। अच संधि इसके अंतर्गत हम अच संधि के अंतर्गत अच वर्ण, यानी कि महर्षि पाणिनि ने अच वर्णों में हमारे जो स्वर हैं, स्वर ऐसे लेकर और औ तक, ये स्वर हैं हमारे पूरे, इन स्वरों के मेल से एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे हम इस अच संधि के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे एक हम शब्द ले रहे हैं विद्यालय, जैसा कि विद्यालय में हम आप लोग पढ़ते हो, तो विद्यालय शब्द का हम यहाँ पर विद्या प्लस आलय, हमने विद्या प्लस आलय यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आ यानी कि विद्या में आ वर्ण मिला हुआ है और आ के बाद उसके बाद आ वर्ण मिला हुआ है, तो इन दोनों के स्थान पर, इस आ के स्थान पर इनका संयुक्त होने पर इस स्वर संधि के अंतर्गत आ हो जाता है। और आ होने पर हमारे यहाँ पर शब्द बचा विद्य प्लस आ और प्लस लय। हम इनकी जब मिलाने पर, इनका मिलान करने पर हमारा शब्द बनाया विद्यालय। जैसे हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे रमेश शब्द में जैसे रमा प्लस ईश, यहां पर इस अच संधि के अंतर्गत इसमें आ है और आ के बाद ई आ रहा है, दोनों स्वरों के मेल से इस अच संधि के अंतर्गत ए वर्ण का ए हो जाता है। उसके पश्चात हम राम में हमारा इनके स्थान पर ए हो गया और श हो गया, एक ही मात्रा हम यहां मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा रमेश। उसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब है कि अच संधि हम उसे कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मिलने पर जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम अच संधि कहते हैं। ये अच संधि और हल संधि
हल संधि अथवा व्यंजन संधि। हल संधि हम उसे कहते हैं जहां स्वर और व्यंजन या दो व्यंजन के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के बाद या तो स्वर का मिलन होगा या व्यंजन का, उनकी परिवर्तन होने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आओ बच्चों, हम अब इस संधि में अच संधि के कुछ प्रकारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि अच संधि के प्रकार। वैसे हमारे यहाँ पर अच संधि जो कक्षा 6 से और 10 तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अच संधि से ही हमारी व्यंजन संधि का योग होता है। उसके बाद इसमें विसर्ग संधि में सारी ये संधियां हमारे यहाँ पर काम आती हैं। इस अच संधि के प्रकार, हमारे अच संधि के प्रकार, अच संधि के प्रकार, अच संधि के प्रकार। अच संधि मूल रूप से 7 प्रकार की होती है, लेकिन प्राचीन आचार्यों ने इनको 8 प्रकार का भी बताया है। तो हम उन प्रकारों के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली है हमारी अच संधि में सवर्ण संधि। सवर्ण संधि जिसे हम दीर्घ संधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि। नंबर दूसरी है हमारी, नंबर 2 पर है हमारा श्रवण संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 पर है हमारी गुण संधि। गुण संधि। नंबर 3 पर है हमारी यण संधि। यण संधि। नंबर 4 पर है हमारी यण। उसके बाद है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नंबर 5 पर है हमारे अयादि संधि। अयादि संधि। और नंबर 6 हमारा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नंबर 6 पर है हमारी अयादि संधि पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। हमारी 7वीं पर है पररूप संधि। पररूप संधि। इन संधि के अंतर्गत हम सबसे पहले और जो लास्ट नंबर की, जिसको हम प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं, प्रकृति भाव संधि। इन संधियों में सबसे पहले हमारी कक्षा 6 से और 10 तक में काम आने वाली, कक्षा 6 से और 10 तक में हमारे काम आने वाली सवर्ण संधि जिसे हम दीर्घ संधि भी कहते हैं, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप और पररूप संधि का प्रयोग हम कक्षा 10 में कुछ, जब हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं तो विसर्ग संधि में हमारी पूर्व रूप संधि का उपयोग किया जाता है। पररूप संधि, इसकी ठीक विपरीत वाली प्रकृति भाव संधि वह संधि होती है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसी प्रकृति है उसका वैसा ही भाव रखना, यानी कि प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आओ सबसे पहले हम स्टार्ट करें सवर्ण संधि यानी दीर्घ संधि। सवर्ण संधि के अंतर्गत, सवर्ण संधि के अंतर्गत हम सबसे पहले सवर्ण संधि को हम स्टार्ट करते हैं। तो सवर्ण संधि के अंतर्गत एक सूत्र है हमारा संस्कृत में, दीर्घ संधि या सवर्ण संधि। दीर्घ संधि अथवा सवर्ण संधि, इसका सूत्र है हमारे अकह सवर्णे दीर्घः। सूत्र है हमारा अकह सवर्णे दीर्घः। अकह सवर्णे दीर्घः। अकह सवर्णे यानी कि हमारा सूत्र ही कह रहा है कि
अक है यानी अकवर्ण, अकवर्ण के अंतर्गत हमारा ए, ई, उ और री वर्ण, हमारे 4 वर्ण आते हैं। वो कह रहा है कि अक है यानी अक वर्ण की सवर्ण यानी समान वर्ण आने पर, अक वर्ण की समान वर्ण आने पर उनका दीर्घ यानी दीर्घ हो जाता है। समान वर्ण इनके अंतर्गत हम इनका दीर्घ भी गिनते हैं, यानी कि ए आ, इसका भी हम दीर्घ हो गया ई और दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, यानी कहने का मतलब हमारा ये इनमें, और री वर्ण इसका भी दीर्घ री वर्ण, इनके बाद इनके समान वर्ण आने पर उनका दीर्घ कहते हैं कि दीर्घ एक आदेश हो जाता है। यदि हम इसकी परिभाषा हिंदी में देखें तो इनमें यदि ए आ के बाद ए आ आए तो उनका दीर्घ आ हो जाता है। ई के बाद यदि ई और ई अथवा ई आए तो उनका दीर्घ ई हो जाता है। उ के बाद उ अथवा उ आए तो उनका दीर्घ उ हो जाता है। री अथवा री वर्ण के बाद री या री वर्ण आए तो उनका दीर्घ री हो जाता है। आगे हम इस संधि के जो परिभाषा के अनुरूप जो भी हमने यहाँ पर परिभाषा दी है उसके अनुरूप हम इसको सूत्र में या हम इसे बांटते हैं। यदि ए आ के बाद, ये हमारी परिभाषा पूरी बन जाएगी, ए अथवा आ के बाद ए अथवा आ आए, ए अथवा आ आए तो उनका सूत्र कह रहा है कि हमारा दीर्घ हो जाता है, तो उनका दीर्घ आ हो जाता है। ई अथवा ई के बाद यदि ई अथवा ई आए तो उनका दीर्घ ई हो जाता है। हमारा उ अथवा उ के बाद यदि उ अथवा उ आए तो उनका दीर्घ उ हो जाता है। री अथवा री के बाद री या दीर्घ री वर्ण आए तो उनका दीर्घ री आदेश हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारे इनके समान वर्ण आने पर ए आ के बाद समान वर्ण ए आ आए, ई के बाद समान हमारे ई वर्ण आए, उ के बाद समान उ वर्ण आए और री अथवा री के बाद समान री अथवा री वर्ण आए तो उनका दीर्घ आ, ई, उ और री, यानी कि इन सभी का दीर्घ हो जाता है। जैसे हम इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आगे समझना चाहेंगे कि इन संधियों का जो हमने परिभाषा यहाँ पर इस परिभाषा को यहाँ पर व्यक्त किया है, इस परिभाषा को मैं पुनः आपके सामने बोलना चाहूँगा। यदि ए अथवा आ के बाद ए या आ आए तो उनका दीर्घ आ हो जाता है। यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो उनका दीर्घ ई हो जाता है। उ या उ के बाद उ अथवा उ आए तो उनका दीर्घ उ हो जाता है। री अथवा दीर्घ री के बाद यदि री अथवा री वर्ण आए तो उनका दीर्घ री हो जाता है। संस्कृत में अब हम इस संस्कृत में जो संधि हमारी यहाँ पर दीर्घ संधि है उनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस संधि को समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर देव प्लस आलय, देव आलय, देव प्लस आलय। अब यहां पर देव में एक ए मिला हुआ है क्योंकि व्यंजन वर्णों के साथ स्वर्ण वर्णों का मेल होता है तभी हमारा पूर्ण व्यंजन वर्ण होता है। तो इस वे में ए मिला हुआ है, मैं इसे अलग कर देता हूं, ए को हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें ए नहीं है। इस वक्त हमने इसको अलग कर दिया और उसके बाद हमने आलय मिला दिया। हमारा जो ये सूत्र कह रहा है यहां पर कि अक सवर्ण दीर्घ यानी समान वर्ण
समान वर्ण आ रहे हैं ना हमारे यहाँ पर, ए के बाद आ रहा है, तो इन समान वर्णों के इनका दीर्घ क्या हो जाता है, आ आदेश हो जाता है हमारा। तो इन दोनों हमारा दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे हमारा ये देव प्लस आहु गयन का और लय, ये आ की मात्रा यहां मिल जाएगी हमारे यहां पर, तो हमारा शब्द उत्पन्न होगा देवालय। देवालय। यहां पर जैसे मैं और उदाहरण लूं, यदि हम और उदाहरण लें, जैसे विद्या प्लस आलय, जैसा कि हमने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, विद्या प्लस आलय, यानी कि इस आ के बाद हमारा ये आ रहा है, इस देवध्य में आ मिला हुआ है, यहां पर आ मिला हुआ है, इन दोनों का आ होने पर, इनके संयुक्त हो जाने पर इन शब्द की यानी विद्यालय शब्द की उत्पत्ति हुई है। विद्यालय, इसमें देव और ये विद्यालय शब्द हुआ ना। जैसे हम कुछ उदाहरण इनके भी देखते हैं, हमारे उदाहरण है जैसे हमने दी प्लस आलय देखा, देवालय, तो यहां पर देवालय शब्द बना, विद्या प्लस आलय विद्यालय। हम जैसे हमारा अगला शब्द है कुछ, जैसे नदी प्लस ईश, हमारा यहां पर ई आ रहा है, यहां पर ई आ रहा है, इन दोनों को जहां यानी कि नद प्लस नद में हमारा ई अलग हमने कर लिया है, प्लस ईश, इन ई और ई का इनका योग होने पर, ई और ई का योग होने पर हमारा, जैसा कि यहां पर बताया गया है, ई हो जाता है, तो हमारा दीर्घ ई हो गया, तो न द प्लस दीर्घ ई प्लस श, इनको जब हम मिलाते हैं तो नदीश शब्द होता है। जैसे एक और शब्द हम देखते हैं कपीश, कपि प्लस ईश, कपि, यानी कि यहां पर ई के बाद ही आ रहा है हमारा, तो वही हम इनको मिलाने पर हमारा शब्द बन जाता है हमारा कपीश। आगे हम कुछ इस उदाहरण को लेते हैं। जैसे हम इन उदाहरणों को लेने पर हमने ए और आ के उदाहरण ले लिए, ई और ई के ले लिए, कुछ इसके भी उदाहरण लेते हैं, एक एक दो दो, हम आपको इनको भी समझाते हैं। ई और ई में बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई हुआ है हमारा, तो इस प्रकार से यहां पर अब हम आगे हम कुछ और, जैसे बधू, बधू प्लस उत्सव, बधू प्लस उत्सव, यहां पर ऊ हुआ है, इधर ऊ है, यानी समान वर्ण आ रहे हैं हमारे, और जब हमारे समान वर्ण आए तो उनका हम दीर्घ कर देते हैं। दीर्घ जैसे हमारा है, हम इसको खोलते हैं, बध, इसमें ऊ की मात्रा है हमारी, उसके बाद उत्सव, तो ध यानी ऊ मिला हुआ है, यहां पर ऊ मिला हुआ है, इन दोनों का जब हम इस अकह सवर्णी दीर्घ के तहत यानी कि इस सूत्र के तहत इन दोनों का दीर्घ हो जाता है, तो इन दोनों का दीर्घ ऊ हो जाता है, और यहां पर बना हमारा वध प्लस ऊ प्लस उत्सव, हमारा इन सबको मिलाने पर इसमें इसकी मात्रा मिल जाएगी हमारा, तो हमारा शब्द उत्पन्न होगा बधूत्सव, बधूत्सव। जैसे हम कुछ री के उदाहरण देखते हैं, पितृ प्लस ऋणम, एक हमारा री के उदाहरणों में जैसे हम मातृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, तो इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पितृ
प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। यहां पर इसमें री की मात्रा है, उधर हमारा री आ रहा है। इनका हम, क्योंकि यहां पर री है हमारा और उसके पश्चात भी हमारा री वर्ण आ रहा है, ये हमारा ये बच गया और ऋणम शब्द। तो इन दोनों का री और री का इस सूत्र के तहत हमारा दीर्घ री हो जाता है, यानी कि री वर्ण दीर्घ री हो जाता है। तो हम इसको जब मिलाते हैं पी री और पित्त और तय प्लस री प्लस अणम, जब इस तय में इसकी मात्रा मिलाते हैं हम तो पितृणम, जिस प्रकार से हमने यहां पर एक मात्रा लगाई री की, तो जैसे यहां पर हम डबल यानी कि इसकी मात्रा बड़ी री की मात्रा जब हमारे यहां लगती है तो आपको शुद्ध बनेगा इसका रूप पितृ, यानी कि डबल लगाने पड़ेगा। ये हमारी दीर्घ री की मात्रा है पितृणम। तो कहने का मतलब है जैसे एक शब्द आया हमारा मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम, तो हमारा यहां पर भी री की मात्रा है, यहां री वर्ण आ रहा है। इन दोनों का जब हम योग करेंगे, इन दोनों के योग करने पर हमारा दीर्घ री, तो यानी कि हमारा यहां पर दीर्घ री हो जाएगा। तो इनको हम दीर्घ री मिलाते हैं तो मातृणम, यानी कहने का मतलब है कि हम अतः सवर्ण दीर्घ के तहत, यदि मैं पूरा दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि ए अथवा आ की बात ए अथवा आ आए तो उनका क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। ई या ई आए उनके बाद ई अथवा ई आए तो उनका दीर्घ ई हो जाता है। ऊ अथवा ऊ के बाद ऊ आए तो उनका दीर्घ ऊ हो जाता है। री अथवा री वर्ण के बाद री या री वर्ण आए तो उनका दीर्घ री हो जाता है। तो नमस्कार, जैसा कि हमारे इस डिजिटल प्रोग्राम के तहत आपको किस प्रकार का हो लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं। यदि कोई भी आपको किसी प्रकार की इस संधि से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं।